हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। तैयार हो जाइए बाजार के बड़े एक्शन पैक हफ्ते के लिए, जो कि इस महीने का सबसे छोटा हफ्ता है लेकिन है सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम शुरुआत करने जा रहे हैं मंथली एक्सपायरी के हफ्ते की। 3 दिनों का है ये वीक, लेकिन एक्शन रहेगा भरपूर। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए एक्शन के लिए। एक्शन कल भी भरपूर रहा अनिल जी, और पूरे देश ने सेलिब्रेट किया, और आज भी सेलिब्रेशन को जारी। सेलिब्रेशंस इतने जल्दी और इतने आराम से खत्म होने वाले नहीं हैं। चलेंगे और लंबे चलेंगे। और दीप कल देर रात तक पूरे माहौल में मतलब पटाखों की गूंज जी, और मतलब लोगों का पूरे रोड से मतलब 11 बजे 12 बजे 1 बजे भी आप देखें तो लोग सड़कों पर नारे लगाते हुए इस तरह का है। और ये जो अभी तस्वीर आप देख रही हैं अभी की है, इस वक्त अयोध्या की। देखिए आज से लोगों के लिए दर्शन खोल दिए गए, तो देखिए किस तरह की भीड़ वहाँ पर है। काफ़ी लोग आज भी हैं अयोध्या में, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि जो सेलिब्रेशंस देखने को मिल रहे हैं देश और दुनिया में, वो लाजवाब है। जो जोश उत्साह उमंग है वो लाजवाब। और कल चूंकि बाजार बंद थे, हमने कहा कि आज एक दिन और ठीक दिवाली की तरह, एब्सोल्युटली दिवाली के दूसरे दिन में हम उसी सेलिब्रेशंस के मूड में होते हैं। आज भी हम उसी सेलिब्रेशन के मूड में हैं और रहेंगे, इसलिए आज भी हम आपके साथ पारंपरिक परिधान में हैं और रामलला के आगमन की खुशियां हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। बिल्कुल सर, और कल मैं आपकी कवरेज भी देख रहा था। ऑफ कोर्स अब काफ़ी बढ़िया रिस्पांस आ रहा था, और काफ़ी जिस तरह का रिस्पांस आया है इस इवेंट को लेकर और इसके बाद लेकर, वो एक नया जोश डालता है हम सब के लिए। बिल्कुल, और पूरे देश और दुनिया में उत्साह उमंग है। दीप कल मैं ये देख रहा था कि ये सिर्फ अयोध्या या उत्तर प्रदेश या भारत तक सीमित नहीं है। इंटरेस्टिंगली कल शाम को कुछ वीडियोज ऐसे आए अमेरिका से। यस सर, रात को 1 बजे वहाँ पर -6 डिग्री टेम्परेचर में लोगों का जोश, तो फिर मुझे लगा कि हमारा तो कम है इसका, ऐसा लगता है। मतलब इस तरह का उत्साह उमंग, और रात भर लोग मतलब जाग कर खुशियां मनाते हुए। सो एक बड़ी ऐतिहासिक ये जो रामलला के आगमन की घटना हुई है, हम खुशनसीब है कि हमें अपनी आंखों के सामने ये सब देखने को मिला। और उम्मीद करते हैं कि जो लोग गए हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं गए धीरे धीरे रामलला के दर्शन के लिए अपनी सुविधा के अनुसार जरूर। आज से सबके लिए खुल गया है। आज से सबके लिए खुल गया, लेकिन मैं बता दूं आपको कि हमारी टीम ने एडवाइजरी जारी की कल देर शाम। अगर नहीं की तो आप मिस कर दिए तो वापस से देखिएगा कि आप किस तरह से दर्शन कब कैसे कर सकते हैं, और उस दर्शन करने के लिए सही तरीका क्या है। जैसे कि जब भी आप जाएं वहाँ पर तो आपको असुविधा ना हो, क्योंकि अब से लेकर 6 महीने तक बताया जा रहा है कि दर्शन को लेकर जबरदस्त भीड़ रहने वाली है। जबरदस्त। सो आप पूरी तरह से प्लान करके जाएं ताकि आपके दर्शन आराम से। बिल्कुल, तो चलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ पर बढ़ गया है अच्छा, और ऑफ कोर्स और भी तैयारी आयोजन किए जा ही रहे हैं। बट बाजार की भी एक बार बात कर लेते हैं। एक बार आज के ट्रिगर्स बता दें सर। ट्रिगर दीप, वैसे तो हम शुक्रवार के बाद शनिवार को पूरा ट्रेडिंग सेशन देख चुके थे, लेकिन और उसके बाद सोमवार का सेशन क्योंकि हमने छुट्टी कर ली तो आज हमारे पास ट्रिगर हैं, अदरवाइज तो शायद नहीं होते हैं। और अच्छी बात यह कि डाउ और S&P फिर से लाइफ हाई पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर बंद जो हुए हैं लगातार तीसरे दिन बढ़िया तेजी के साथ अमेरिकी बाजार में तेजी रही है। नैस्डैक भी 50 अंक चढ़कर 2 साल की ऊंचाई पर है, और नैस्डैक का दूसरा वाला इंडेक्स तो लाइफ हाई पर है। वीकेंड तो नहीं कहूँगा, आप वीकेंड आप मान लेना जो भी सोमवार जो था, और शनिवार के जो नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए, सिप्ला ICICI बैंक के नतीजे पर आज बाजार का रिएक्शन होगा। कोलगेट के नंबर्स भी अच्छे, तो ज़्यादातर नंबर्स अच्छे आते दिख रहे हैं। और आज निफ्टी में एक्सिस बैंक के नंबर्स है, लेकिन वायदा कारोबार की 8 कंपनियां आज रहेगी एक्शन में नतीजों के लिहाज से। तो नतीजों के लिहाज से वेरी वेरी बिजी डे। चलिए, तो नतीजों के लिहाज से तो बहुत बिजी एक्शन है हमारे लिए। ऐसा अच्छा लगता है जी, ऑफ कोर्स आपके लिए तो कल वर्किंग था, बट मार्केट के लिहाज से 6 दिन का वर्किंग वीक और उसके बाद 3 दिन का वर्किंग वीक आपका। इट्स इंटरेस्टिंग है, समटाइम ऐसा होना चाहिए, मजा आता है। मतलब वही क्या मोनोटोनस मंडे टू फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी। सो समटाइम इट इज गुड दैट कि 7-8 दिन लगातार काम करें, एक छोटा हफ्ता आ जाए, फन
फन। हाँ, 3 दिन का लंबा वीकेंड वापस आ रहा है तो मजा आता है। मतलब कुछ लाइफ में चेंजेस होते रहने चाहिए। एक्साइटिंग रहता है। एब्सोल्युटली आई एम लविंग इट। यस, चलिए बढ़िया है सर। एक्साइटिंग चीजें आज भी बाजार के लिए उस पर बात करनी है, बहुत सारी है। नतीजों का भी रिएक्शन है, ग्लोबल मार्केट का भी एक्शन है। अच्छा, एक चीज और है दीप, कल देर शाम प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली पहुंचते को घोषणा कर दी सूर्योदय योजना की। 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाए जाएंगे। उस स्कीम का भी हमने पूरा विश्लेषण किया है, वो भी थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे कि किन कंपनियों को कितना कैसे क्या फायदा होगा, मैं पूरा लिख के लाया हूँ। डन सर। लेकिन उससे पहले आप पूछिए क्या है। एक तो सैटरडे एक तरह से हिस्टोरिक सेशन वो भी था कि यूजुअली सैटरडे को फुल ट्रेडिंग नहीं होती, आखिरी बार 2020 के 1 फरवरी बजट के दिन हुई थी। बट ये जो हुआ एक्शन, उसके बाद एक तो व्यू बाजार पर निफ्टी ने ज्यादा नहीं पार्टिसिपेट किया, बट बैंक निफ्टी जिस तरह से कमबैक इसने सैटरडे का दिखाया है, इससे क्या समझ? ज्यादा बेहतर है दीप, और वो इसलिए कमबैक दिखाया कि कोटक बैंक के नंबर्स के बाद बैंक निफ्टी घटा नहीं। दूसरा, आईसीआईसीआई बैंक के नंबर जो वीकेंड पर आए वो ठीक है, लेकिन वो बाजार बंद होने के बाद आए। तो सबसे बड़ी दिक्कत इस मार्केट को फिर से लाइफ हाई बनाना है। 22,124 काफी इस वीकेंड पे आपको ये मैसेज भी घूमते हुए दिखा होगा। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और 22,124 निफ्टी का लाइफ हाई है। लेकिन इस निफ्टी के लाइफ हाई को पार करने के लिए ये बहुत जरूरी कि बैंक निफ्टी का सपोर्ट आए। बिना बैंक निफ्टी के सपोर्ट के आप एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, आईटी ने अपना काम कर दिया, कभी मेटल्स करेंगे, कभी सीमेंट करेगा, कभी एफएमसीजी करेगा, लेकिन अगर बैंक निफ्टी अटका रहे, दबा रहे, तो शनिवार के सेशन में जो सबसे बढ़िया बात हुई कि बैंक निफ्टी की लीडरशिप आई है और निफ्टी थोड़ा सा पीछे रहा है, तो कोई खास ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। और उसके बाद जो आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे हैं, वो नतीजे बैंक निफ्टी को नीचे ले जाने वाले नहीं है। ऊपर कितना ले जाते हैं अलग बात है, लेकिन नीचे ले जाने जैसे नतीजे नहीं है। हाँ, सो आई थिंक 46,000 के ऊपर की क्लोजिंग बैंक निफ्टी में कम से कम रिलीफ वाली है, ये मैं कह सकता हूँ। अगर आप कहें तो मैं नतीजों का विश्लेषण यही आईसीआईसीआई बैंक का करके, बिल्कुल सर, बैंक निफ्टी पर आइए। तो पहले एक बार रिजल्ट रिव्यू बिल्कुल अनिल जी के लिए। आईसीआईसीआई बैंक वैसे तो खरीदारी करने की राय में सपोर्ट और रुकावट के लेवल दे रहा हूँ। ऊपर में, नीचे में 970 का सपोर्ट है आपके लिए और ऊपर में 1030 का लेवल है। 1030 के ऊपर निकलकर आईसीआईसीआई बैंक में और बढ़िया मजबूत तेजी बनती हुई दिखेगी। 970 के नीचे ही खराब होगा, तो मेरे को लगता है 2-1% की तेजी तो बन सकती है और वो शायद गैप से भी खुले। उसके बाद देखते हैं क्या होगा, फॉलो बाइंग आती है नहीं। अगर फॉलो बाइंग आई और 1030 के ऊपर टिका तो मजा आ जाएगा, बैंक निफ्टी को खींचने का काम आईसीआईसीआई बैंक कर देगा। और आईसीआईसीआई बैंक और कोटक अगर गिरता नहीं है और एचडीएफसी बैंक से अब होल्ड कर लेता है, तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी के लिए आसान है फिर 47,000 की तरफ बढ़ना धीरे धीरे एक्सपायरी तक के लिए अगले 2-3 दिनों में। ये इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है। रिजल्ट जो आए आईसीआईसीआई बैंक के, उम्मीद से बेहतर नतीजे हैं। सबसे बढ़िया बात दीप ये लगी मुझे कि मैनेजमेंट फ्यूचर ग्रोथ को लेकर कॉन्फिडेंट है। ये अच्छी बात है कि ग्रोथ दिख रही है और अभी उसमें कहीं कोई कमजोरी के या धीमेपन के संकेत नहीं है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.5% के आसपास है, उम्मीद वही थी और वो मेंटेन कर पाएंगे, सो वो बढ़िया है। बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्रोथ और नेट लेवल पर एनपीए कंफर्टेबल है। स्लिपेजेस तिमाही दर तिमाही कम हुए हैं, प्रोविजंस कम हुए हैं। ये अकेला बैंक है जिसके इंटरनल्स इतने मजबूत होकर आए हैं, नहीं तो आप देखिए स्लिपेजेस और प्रोविजंस सबके बढ़कर आ रहे हैं। सो बड़े बैंक्स में इसने नंबर्स इस लिहाज से बहुत मजबूत दिए। तो अब तक के सबसे बढ़िया नंबर्स वैसे देखा जाए तो आईसीआईसीआई बैंक के दिग्गजों में स्पेशली। सो आई थिंक चूंकि स्टॉक शनिवार को 1% बढ़ा है, 5 दिनों में तो वैसे फ्लैट ही, तो थोड़ा मुझे लगता है 2-1% तक की तेजी तो कम से कम बननी चाहिए। उसके बाद देखते कि लोगों का प्रेम कितना जागता है इसके ऊपर कि भाई बहुत सारे ऐसे भी तो होंगे ना लोग सोचने वाले कि चलो एचडीएफसी बैंक बेच के आईसीआईसीआई बैंक ले लेते हैं या जो पहले एचडीएफसी बैंक बेच कर बैठे हैं भाई कोई दूसरा बैंक देखेंगे, क्या देखेंगे रिजल्ट के बाद। तो आईसीआईसीआई बैंक के लिए प्यार जग सकता है आज, तो वो कॉन्फिडेंस आ रहा है। आज नंबर्स के हिसाब से अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं बोलूंगा ठीक है एचडीएफसी बैंक बेच के आईसीआईसीआई ले लो। ये ट्रेड इट इज सिंपल, नो ब्रेनर्स, गॉट इट। मतलब बहुत क्लियर कट ट्रेड है ये कि आपके पास पड़ा था, बेच दिया तो ठीक है आईसीआईसीआई लो। अगर आपको फंड्स को तो पूरा बैंक में एक्सपोजर रखना ही पड़ेगा ना। आप ये तो हो ही नहीं सकता ना कि आप 35% बैंक निफ्टी में बैंक है तो आप ऐसे तो इग्नोर तो कर नहीं सकते ना, लेना तो पड़ेगा। तो लेना क्या है, मैं आईसीआईसीआई लूँ या एचडीएफसी? तो क्लियर चॉइस है आईसीआईसीआई, क्लियर है, कोई समझ। एक और बैंक का रिजल्ट यहीं पर रख दूं और वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। मजा नहीं आया। नहीं आया? क्यों? नहीं मतलब मुझे
ऐसे तोड़ फोड़ नंबर चाहिए वैसे थी नहीं। वैसे नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन उम्मीद से बेहतर ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉफिट थोड़ा सा उम्मीद से हल्का फुल्का कम ही आता हुआ दिखाई दी। और गाइडेंस को लेकर मैनेजमेंट इतना मजबूत दिख नहीं रहा है। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि गाइडेंस को लेकर थोड़ा सा वो ठंडे से नजर आ रहे हैं। वो कॉन्फिडेंस, वो अग्रेशन जो अब तक हम सुनते आए हैं, आज फिर हम मैनेजमेंट से बात करेंगे तो थोड़ा अंदाजा लगेगा, लेकिन जो वो अग्रेशन कम से कम लिखावट में तो मिसिंग है। बोलने में वापस आ जाए वैद्यनाथन साहब के साथ से बात करके तो अलग बात है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि नंबर्स थोड़े से कमजोरी की तरफ हैं। और वैसे भी क्या है, अभी आजकल बैंक्स के नंबर सबको तोड़फोड़ चाहिए। बैंक्स के नंबर में गलती की गुंजाइश कम है, तो नंबर्स इतने दमदार नहीं कि आपको मजा आ जाए। बाकी ठीक है, बाकी उन्होंने जो लोन ग्रोथ है 25% चल रही है, उसका 20% का दिया है। डिपॉजिट ग्रोथ का टारगेट 43% से घटाकर 25% किया है, तो थोड़े थोड़े टारगेट सारे तरह से उन्होंने कम किए हैं। इसका मतलब ये कि थोड़ा सा समय आगे चैलेंजिंग हो सकता है। तो ये दो बैंक के रिजल्ट है, बट ओवरऑल जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है दीप, मुझे लगता है कि पिछले हफ्ते का जो लो बना है 45,500 के आसपास का, जिसमें 45,425, 45,650 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है ये अब आसानी से टूटने वाला है नहीं, क्योंकि दिग्गजों के नंबर्स निकल गए। अब आपके पास दो ही बड़े बच्चे हैं, कौन? एक्सिस और दूसरा एसबीआई, है ना। ये दोनों 45,500 तोड़ेंगे, इसके चांसेस कम है, ठीक है। ऊपर में 46,500 के आसपास हल्की रुकावट है, 47,000 तक की कोशिश हो सकती है। ये आपके लिए बैंक निफ्टी पर भी आज की। गॉट इट सर। तो चलिए, बैंक निफ्टी आज इंपॉर्टेंट रह सकता है एक बार फिर से 46,000 के ऊपर क्लोजिंग। आईसीआईसीआई और आईडीएफसी दोनों के रिजल्ट रिएक्शन भी आपके सामने रहेंगे। एक्शन वैसे सर एक्सपायरी के लिहाज से भी एक बार टच करना है आपसे, क्योंकि मंथली एक्सपायरी हो रही है और फिर बजट से पहले की सीरीज शुरू हो रही है, ट्रंकेटेड हफ्ता है, थोड़ा उस लिहाज से बाजार का एक्शन कैसा रहता है? बाजार का एक्शन ठीक है दीपा, मुझे कोई खास समस्या दिखती नहीं। और मैं तो पिछले हफ्ते भी जब लोग बड़ा हल्ला गुल्ला कर रहे थे, डर रहे थे कि एक दिन दो दिन ऐसा घट गया कि बस मतलब ताला ही लगने वाला, खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये सिंपल है, एक दो दिनों में कभी ट्रेंड बनते नहीं, कभी बिगड़ते नहीं जी। बस कभी कभी क्या होता है कि आप जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा गिर जाते हैं, उससे ज़्यादा जल्दी गिर जाते हैं। तो ये तो मतलब मार्केट कभी आपको ओबलाइज थोड़ी करेगा कि रोज में 20 दिन तक 100 पॉइंट बैंक निफ्टी घटेगा तो 2,000 पॉइंट घट जाएगा। ऐसा नहीं होता, नहीं होता। वो तो उसको जिस दिन घटना है 2,000 घट जाएगा। लेकिन एक चीज समझिए, आप बुल रन में हैं और बुल रन में शार्प करेक्शन आते हैं, और इस शार्प करेक्शन में जो रिकवरी आती है वो भी उतनी शार्प आती है। सर, आप देख लीजिए, घटने में जितना समय लगाते हैं उससे कम समय में बढ़ भी जाते हैं। सो आई थिंक मुझे नहीं लगता है कोई खास समस्या वाली बात है। जनवरी की सीरीज उतार चढ़ाव वाली रहती ही है, कोई बहुत बड़ी तेजी जनरली नहीं होती है। मैं तो बोलता हूँ अगर फ्लैट भी सीरीज आपने बंद कर ली तो क्या प्रॉब्लम है? दो सीरीज अच्छा पैसा बनाने के बाद अभी भी मुझे बताओ कौन सा किसका पैसा नहीं बन रहा? अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में अभी भी भरपूर पैसा बन रहा है, बहुत बन रहा है। So, अब ऐसा तो है नहीं कि हर स्टॉक में हर रोज पैसा बने। सो आई थिंक मेरे ख्याल से एक्सपायरी के लिहाज से भी कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। अपने लिए सिंपल एक ही चीज़ है दीप कि 21,850 के ऊपर पार होकर टिक्के बंद होना जरूरी है। अगर ये गुरुवार तक हो जाए तो नथिंग लाइक इट। और क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, उसका रीजन है क्योंकि जिस दिन आपका बड़ा फॉल आया था निफ्टी में, है ना, 460 पॉइंट का, उस दिन का हाई 21,851 है। 21,851 का जो हाई है ना, उसके ऊपर निकले तो एक तरह से आप फिर नीचे देखेंगे, ओके माय करेक्शन इज डन, आई एम गुड, यस, आई एम फीलिंग बेटर। ये और सेम बैंक निफ्टी में भी अगर आप 48,150 के ऊपर बंद हो पाए दीप तो कहना ही क्या। तो ये दो लेवल हैं। अब वो बैंक निफ्टी का तो बहुत ही दूर है, अब क्या करेंगे, है तो है। उस दिन बड़ी गिरावट 2,000 पॉइंट की हुई थी। सो मैं बैंक निफ्टी पे भी फोकस ही नहीं कर रहा। मेरा निफ्टी जिस दिन 21,850 के ऊपर बंद होगा, ऑल विल बी वेल, एंड फिर 22,124 का लाइफ हाई भी हम पार कर लेंगे जल्दी। अब वो शायद बजट के बाद ही होता दिखे तो एक अलग बात है, बट ओवरऑल कोई ऐसे मार्केट में समस्या नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक है। एक और चीज़ ये कहना चाहूँगा कि अब आज सब अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप और कॉन्फिडेंट होकर छत पे डांस करना शुरू करें। एग्जैक्टली, है ना। तो ऊपर में आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करना है, इसलिए आज की स्ट्रेटेजी मैं आपको जल्दी से दे दूं। 3 दिनों से डाउ में शानदार तेजी है, पहला ये अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा, एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर कम हो चुका है और उससे बाजार ऊपर आ रहे हैं। 2, तीसरा, आईसीआईसीआई बैंक, कोलगेट नंबर्स ठीक है, सिप्ला नंबर्स ठीक है, इनसे आपको सहारा मिल जाएगा। ये 3 चीज़ें आपकी होगी। इन 3 चीज़ों के दम पर आपको, डाउ की बात हम कर ही चुके हैं, अमेरिका की बात की नहीं की, नहीं करी, करने की जरूरत भी नहीं है। नहीं जरूरत क्या है, अच्छा है। अमेरिका में देखो कुछ भी नहीं हुआ, इकोनॉमी के डेटा अच्छे आ रहे हैं, रेट कट की उम्मीदें कम होती जा रही है, उसके बावजूद बाजार बढ़ रहे हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? भाई देखो, ये अमेरिका के बाजार, इनको बढ़ना है, इनको बढ़ने की आदत है, इनको बढ़ने की इच्छा है। आप और मैं कौन है रोकने वाले, और क्यों बढ़ना है इनको? उसका सिंपल सोल्यूशन, अगर
रेट कट होने की उम्मीदें बढ़ेंगी कि मार्च में रेट कट होगा तो रेट कट की उम्मीदों में बढ़ जाएंगे। जैसे रेट कट की उम्मीदें धीमी हुई तो ये इकोनॉमिक रिकवरी के दम पे बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी के डेटा अच्छे आ रहे हैं इसलिए बढ़ रहे हैं। और हमारा तो टारगेट 38 से 39,000 का था ही आपके सामने। पहली बार इतिहास में 38,000 के ऊपर डाउ आपका बंद होता दिखा है। एंजॉय कीजिए, ये भी मना रहे हैं श्री राम महोत्सव। मैं वही बोल रहा हूँ, एक तो ये भी हमारे साथ सेलिब्रेशन के मूड में, दूसरा जो एक्यूरेसी से आप हमारे बाजार प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसी एक्यूरेसी से आप अमेरिकी बाजारों को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। बिकॉज कुछ दिन पहले ही अनिल जी से बात हुई थी जब उन्होंने कहा था 38,000 38,500 के पास आपको डाउ जाते हुए दिख रहा है। पिछले हफ्ते फिर से कहा था कि अमेरिकी बाजार रिकवरी के मोड में दिख रहे हैं और देखिए किस तरह का एक्शन है। एक बार देख लेते हैं क्या सलाह दी गई थी। आज अमेरिका के बाजार भी घूम जाएंगे, आज हो जाएगा। हाँ, क्योंकि 3 दिनों से अमेरिकी बाजार में जो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का माहौल जो बनता हुआ दिख रहा है, मुझे लगता है अमेरिका भी आज आपको बेहतर संकेत कर दे रहा है। डाउ फ्यूचर्स आज खराब होने से इनकार कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये एक्शन बढ़िया बन सकता है। तो इसके लिए आप तेजी की पोजीशन को होल्ड करें। क्या मैंने साफ साफ बोला था कि मेरे हिसाब से डाउ हो गया, 3 दिनों से घट गया और आज डाउ आपको अच्छी तेजी के साथ बंद होना चाहिए। और निचले स्तरों से 400 पॉइंट डाउ बढ़कर आया, 400 पॉइंट। जो हमारा अनुमान था 320 पर, जो हमने कहा था कि एक रिकवरी अच्छी बन सकती है, वो रिकवरी आपको दिखी। तो लेवल, ट्रेंड और एक्शन तीनों बहुत ही एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया अनिल जी अमेरिकी बाजार के लिए, और पूरा सहारा आज से आ रहा है इनके के लिए। बिल्कुल दीप, और कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एक और जो ट्रिगर था डाउ के अलावा वो एफआईएस की खरीदारी का है। बिकवाली का प्रेशर कौन है शनिवार के सेशन में। वैसे यार बोलते तो ये छुट्टी पे आ कहाँ से समझ में नहीं आता। आप पूरे एक्शन में थे। हाँ, मतलब इनके हिसाब से बढ़िया ही था। 550 करोड़ की कैश मार्केट में बिकवाली म्यूचुअल फंड ने की है, ठीक है। और एफआई ने 720 करोड़ की बिकवाली नहीं, उल्टा है, 550 एफआईएस ने की है। ओ सॉरी, 550 एफआईएस ने की है, लेकिन सामने 650 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे तो लगभग न्यूट्रल है। और 500 करोड़ के 550 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे, तो मतलब एफआईएस की तरफ से हल्की फुल्की छोटी सी बिकवाली, कोई खास नहीं। लोकल फंड ने 700 करोड़ का थोड़ा बहुत बेचा, तो कोई ऐसी कोई बड़ी बिकवाली है या बड़ी खरीदारी है नहीं, तो डेटा न्यूट्रल है इनके। और तीसरा हमने रिजल्ट की बात करी थी, जो रिजल्ट के 2 विश्लेषण तो कर ही चुका हूँ, बाकी आगे सिप्ला की कर दूंगा। अब मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अब भी मौके भरपूर है, कहीं कोई चिंता की बात नहीं। कोई भी कहे मिड कैप में यूफोरिया ये है वो है फलाना है ढिमका है, आप अपने अच्छे स्टॉक के साथ डटे रहें, बने रहें, चिपके रहें, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल। और मैं तो ये बताऊं, अगर आपका मझगांव डॉग 125 का, 150 का, 250 का, 500 का, 2500, 3000 हो जाए, तो 200 घट जाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा मुझे ये बताओ, बराबर। अगर 5 गुना, 7 गुना, 10 गुना, 10 गुना हो जाए, 10% घट जाए तो फिर नहीं झेल सकते, तो फिर मोटा कैसे कमाओगे पैसे, है ना। आएगा ना, हर किसी लेवल पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो बड़ा ट्रेंड छोड़ना नहीं, ये ध्यान में रखिए। मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही हल्के हैं, पोजीशन ज़्यादा नहीं है, अच्छी बात है। और एक ही चीज़ जो कहूँगा दीप की, ट्रेडिंग रेंज के हाई रेंज पे जो कि 21,850 के आसपास बनता है निफ्टी का, ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करनी। कल भी कहा था शनिवार को भी कि आप ऊपर में जो 725 से बेचना था, एग्जैक्ट 720 का ही बना है जी। तो बेचने के लिए जो रेंज है वहाँ पे बेचना भी है, शंका शर्म मत करिएगा। अभी भी एक बार स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, जब होगा हो जाएगा, जब तक तो सिंगल्स लेते रहिए, बहुत सारे बन जाएंगे। हाँ, 2020 में अगर आप शॉर्ट मार सके बहुत अच्छी बात है। सूर्य कुमार यादव तो कोई क्या कहना है, नहीं तो माइकल बेवन जो हुआ करते थे वनडे के सबसे बेस्ट प्लेयर होते थे। हाँ, जो चौके कम मारते थे फिर भी उनकी स्ट्राइक रेट हमेशा 6 से ऊपर की रहती थी। एग्जैक्टली, तो वो ऐसा है, तो बेस्ट है। ठीक है, तो ये है आपके लिए आज के संकेत। ग्लोबल पॉजिटिव, एफआईज, डीआईज, एफएनओ तीनों है न्यूट्रल, सेंटीमेंट और ट्रेंड है पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव 3 न्यूट्रल, एंजॉय, हैव फन। 21,525, 21,575 ये आपके लिए निफ्टी पर सपोर्ट जोन है, आसानी से टूटने वाला नहीं। 21,400, 21,465 नीचे में स्ट्रॉन्ग बाय जोन। ऊपर की तरफ 21,650, 725 इस रेंज में खुलेंगे, फिर देखेंगे और कितनी ताकत बनी तो 750 से 850 की रेंज में हम करेंगे प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली भी। अच्छा, हम 850 के आसपास शॉर्ट भी करेंगे, 800 के ऊपर शॉर्ट भी करेंगे, ये भी हमारा इरादा मजबूत है। बेचना भी है ऊपर में, हाँ बिल्कुल बेचना है। ठीक है, बैंक निफ्टी 45,650, 45,725 पहला सपोर्ट जो है ये आसानी से टूटने वाला नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों के बाद ठीक नीचे है 45,425, 45,550 आपके लिए अच्छी खरीदारी की जगह। ऊपर की तरफ 46,300, 46,475 ये वो रेंज है। एक बार वहां पहुंचेंगे दीप, फिर वहां से देखेंगे और कितना दम बनता है। इसके बाद का टारगेट थोड़ा दूर का निकल कर आता है, बीच में कोई खास रुकावट है नहीं। 46,750, 46,850 अगली प्रॉफिट बुकिंग करने की जोन बैंक निफ्टी के लिए। तो 46,500 के ऊपर बैंक निफ्टी में मजा आएगा। तो बैंक निफ्टी ब्रॉडली भी 45,500, 46,500 की रेंज को ट्रेड करना चाहता है। ठीक है,
पुट कॉल रेशियो एफएस पोजीशन हल्का है, ऑल वेल, कंफर्टेबल, ठीक है। बताएं फिर स्टॉप लॉसेस। सेम है, कोई बदला नहीं। 21,525 का इंट्राडे और 21,450 का क्लोजिंग निफ्टी में। बैंक निफ्टी के इंट्राडे 45,500 और क्लोजिंग 45,700 का स्टॉप लॉस है। शॉर्ट पोजीशन अगर आपकी है तो 21,725 ये कल का हाई पार करे, आई मीन शनिवार का, तो काट लीजिए। 46,250 पिछले 2 दिनों का हाई है, वो पार करे तो काट लीजिए। इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों यही रहेगा आपके लिए। ठीक है सर, गॉट इट। नई पोजीशन 21,525 के स्टॉप लॉस से निफ्टी खरीद लीजिए। 21,675 725 दो छोटे टारगेट हैं। 750 775 मीडियम टारगेट। 800 850 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। जो लोग बेचना चाहते हैं शौक फरमाए 21,725 जो शनिवार का हाई है वहां बेचे नहीं बेचना है, देखें, ओके, इंतजार करें, मूड माहौल देखें। कितना है डाउ फ्यूचर्स दिखाइए जरा एक बार, मैं भी तो देख, थोड़ा सा फ्लैट है तो थोड़ा मुंह आने दे। 725 750 के आसपास देखें। 800 850 है तो पक्का भेज दीजिए एक बार, वहां पे पक्का भेज दीजिए। 900 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा आपका, ठीक है। और टारगेट जो बनेंगे दीप 21,675 650 दो छोटे टारगेट है। 625 575 और 550 तक के टारगेट के लिए ऊपर में आप कर सकते हैं बिक वाली, सिंपल बस इतना, ठीक है। बैंक निफ्टी खरीदिए 45,700 के स्टॉप लॉस के साथ, थोड़ा सा दूर है स्टॉप लॉस, बट आई कांट हेल्प इट, इससे नजदीक का कोई ढंग का मिल नहीं रहा स्टॉप लॉस। एक बार थोड़ा ऊपर आ गया 46,250 पार कर लिया तो हम स्टॉप लॉस 46,000 का कर लेंगे, अभी यही रखिए। ऊपर का टारगेट 46,175 250 दो छोटे टारगेट है। 46,375 46,475 दो मीडियम टारगेट है। ओवर एम्बिशियस टारगेट है ऊपर के, अगर आईसीआईसीआई बैंक पे बहुत तगड़ी बाइंग आ जाए तो वो होंगे 46,750 और 46,850 के हाईएस्ट लेवल के टारगेट आते हुए दिख रहे हैं। अब आइए बैंक निफ्टी में बेचने की राय। 46,750 850 में 500 के आसपास मन तो बहुत हो रहा है बेचने का, लेकिन मैं है ना हड़बड़ी और जल्दबाजी में बेचना नहीं चाहता। कोई दिक्कत नहीं, एक दिन नहीं बेचेंगे, छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं। तो बैंक निफ्टी में ना अभी भी वो क्लैरिटी नहीं आ रही ट्रेड की जी, कि भाई ये लेवल पे ले ही लेना है, ये लेवल पे, वो कॉन्फिडेंस वाला नहीं है, अंदाज वाला ज्यादा है। तो अपने कौन सा जरूरी है? करेक्ट, निफ्टी में कॉन्फिडेंस वाला है जी, बैंक निफ्टी में अंदाज वाला है। तो अंदाज वाले में छोड़ दो, ऊपर में अगर इस रेंज में आए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। 46,750 850 वहां है तो एक बार चांस ले लीजिए। स्टॉप लॉस 47,000 का होगा। टारगेट जो बनेंगे दीप वो 46,500 375 दो छोटे टारगेट हैं। 300 250 दो मीडियम टारगेट और 46,175 से 46,075 के फाइनल टारगेट के लिए थैंक यू वेरी मच जरूर करें, यानी कि बिक वाली। गॉट इट। दोनों लेवल्स, दोनों तरह के ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। बैन लिस्ट बदलाव हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स 11 के 11 बने हुए हैं, बट उसमें IRCTC ये फ्रेश बैन में आ गया है, हिंदुस्तान कॉपर ये बैन से बाहर आ गया, ये ध्यान रखिएगा। फाइनली एक रेलवे स्टॉक आया तो एक रेलवे स्टॉक चलो, मतलब रेलवे स्टॉक्स में एक्शन भरपूर है। क्या भागे हैं शनिवार में, बिल्कुल। ये रेलवे है ही नहीं, ये तो कुछ ही अलग है, फाइटर जेट्स है। चलिए, ये है आपके लिए पूरा एक्शन। इंपॉर्टेंट लेवल्स, वायदा कारोबार नथिंग मच इंपॉर्टेंट, लीव इट, ठीक है। चलिए, बट 21,700 एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 78 लाख शेयर कॉल्स में वहाँ खड़े हैं, तो 21,700 725 शनिवार का हाई पार करना इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। शनिवार का हाई क्रॉस करते हैं या नहीं, देखते हैं। आइए, एक रिजल्ट रिव्यू रह गया एनएलजी के लिए, एक और बिगुल रिजल्ट रिव्यू का। कोलगेट मजबूत नंबर से, हालांकि थोड़े प्राइस में है भी स्टॉक, थोड़ा चला हुआ भी है दीप, क्योंकि शनिवार को 2% बढ़ा था, करीबन 5 दिन में भी 2.5-3% और पूरे 3 महीने में 25% भागा हुआ। तो अच्छे नंबर्स प्राइस में हैं कोलगेट में, तो इसलिए मैं लेवल्स दे रहा हूँ आपको। सपोर्ट लेवल है इसके लिए 2460 और हायर लेवल 2600। कई लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये सपोर्ट और हायर लेवल का क्या करूँ, तो करना क्या है वो मैं समझाता हूँ। जिस सपोर्ट लेवल के नीचे अगर जाकर ट्रेड करना शुरू होगा तो खराब होगा, और जिस हायर लेवल के ऊपर जाकर ट्रेड करना शुरू होगा तो और बढ़िया बेहतर होगा। अदरवाइज अगर आपको ट्रेड करनी है तो सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदें, हायर लेवल के आसपास चाहे तो प्रॉफिट बुक करें। यहाँ पर क्लियर कट बाय या सेल करने की बात नहीं, ये लेवल के हिसाब से, इसलिए क्योंकि कुछ अगर रिजल्ट्स प्राइस में हैं तो फिर आपको ट्रेड अलग तरीके से करना है। एग्जैक्टली, ठीक है। क्यों अच्छा है? 33.5% के एबिटा मार्जिन आए, कामकाजी मुनाफा के जो मार्जिन है अब तक के हाईएस्ट एवर, यानी कि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया। काश ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के साथ वॉल्यूम ग्रोथ भी आपाती -1% है, मज़ा नहीं आया। लेकिन ऑपरेशनली जो नया मैनेजमेंट आया, मैडम आई, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, उनके आने के बाद से परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया आ रही है, तो कम से कम ये थोड़ा सा अच्छा काम होता हुआ दिख रहा है। सो ओवरऑल नंबर्स अच्छी तरफ कहे जाएंगे। अगला स्टॉक ऑफ द डे का बिगुल पेश किया जाएगा। आइए, स्टॉक ऑफ द डे। सिप्ला के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है। 1288 के स्टॉप लॉस के साथ 1330 और 1345 ये दो टारगेट है। आपने वीकेंड पे क्या कल मेरा ट्वीट देखा भी होगा,
सिप्ला के रिजल्ट्स 25 तारीख को आने थे, 22 को आ गए। सोशल मीडिया पे समझा जा रहा था कि सिप्ला के रिजल्ट्स शायद लीक हो गए। इस बार ये सीजन लीक रिजल्ट्स वाला सीजन लग रहा है। हाँ। पहले इन्फोसिस, हाँ, उसके बाद सिप्ला, बिल्कुल काफ़ी कुछ नंबर्स ऐसे हो रहे हैं जो कहीं न कहीं ऐसा लीकेज वाला। तो एक चीज़ मैं कहूँगा कि सिप्ला के बोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने 2 दिन पहले करके इसको करके कर दिया ताकि मार्केट खुलने के पहले नतीजे एग्जैक्टली। सो ये तारीफ करनी होगी। लेकिन हाँ, कहीं कहीं लीकेज वाला मामला हुआ जरूर है। आइए अब रिजल्ट्स पे आते हैं। रिजल्ट हर एक लिहाज से बहुत बढ़िया दी, मतलब बेटर देन एक्सपेक्टेड, मजा आ गया। और मैं यही देखना चाहता हूं, तो आईटी और फार्मा 2 मेरे सदाबहार सेक्टर। और सबसे बड़ी बात है कि रिजल्ट अच्छे में तो ठीक है, लेकिन जिस वजह से हम सोचे और उस वजह से अच्छा है तो और भी बढ़िया। कैसे? ये जो अमेरिका का बिजनेस है वो कमाल कर रहा है। और ये पूरे फार्मा स्पेस में आपको ध्यान होगा, अगर मैं बुलिश हुआ तो उसकी एक ही रीजन है कि सारे यूएस एफडीए वाले आके हमारे प्लांट खोलो 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 खोलो, करेक्ट, दवाएं चाहिए, कमी है वहां पर दवाओं की, इसलिए हमारे प्लांट अप्रूव कर रहे हैं, यूएस एफडीए की अप्रूवल आ रही है, ठीक है। सो और अमेरिका में बिजनेस ग्रोथ, सेम चीज आप देखिए सिप्ला में यूएस ग्रोथ तगड़ी, यूएस बिजनेस में तगड़ी ग्रोथ आई है, हाईएस्ट एवर यूएस सेल्स है। तो हम लॉजिक के साथ आपको बता रहे हैं कि तेजी, मेरा व्यू अंदाज है मेरी तेजी, ऐसा नहीं होता। वजह है जब आपके व्यू के पीछे सॉलिड इंफॉर्मेशन है, रिसर्च है, नॉलेज है, तो फिर जो मजा आता है ना। तो मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि फार्मा शेयरों में तेजी की वजह क्या, अमेरिका में पूरा माहौल बदल गया है, दवाओं की किल्लत, डिमांड आ रही है, डिमांड है, और हमारे से जल्दी और हमारे से बढ़िया कौन दे सकता है, इस वजह से। बाकी हर एक पैरामीटर पर नंबर बहुत अच्छे हैं। एंजॉय, हैव फन। चलिए, एंजॉय, हैव फन। सिप्ला बढ़िया नंबर्स हैं, इसका रिएक्शन तो अब मेरे पास आज 9 बजे आपके लिए एक स्टॉक ऑफ द डे है। बिल्कुल। एक आपके बजट में सस्ता शेयर है, एक आईपीओ है, और उससे पहले अगर समय मिला तो मैं आपको पूरा जो प्रधानमंत्री ने ये योजना की घोषणा की, मैं उसका पूरा एनालिसिस आपको दूं। बहुत सारी चीजें अभी बाकी हैं, क्या नहीं है ये सोच लीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये सब चीजों पर करेंगे फोकस। आइए तब तक आपको बाकी खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमारी टीम के साथ बता दें। अरमान, नुपुर और आशीष हैं तैयार। अरमान, मॉर्निंग बताएं, ट्रिगर्स, खबरें, नतीजे कौन से लेकर आए? जी गुड मॉर्निंग। आज भी कई सारे नतीजे हैं, जिसमें सबसे पहले नतीजों की बात करें तो निफ्टी में एक्सिस बैंक के नतीजे आते हुए दिखेंगे। F&O में भी 8 कंपनियों के नतीजे हैं, ग्रैन्यूल्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स, हैवेल्स, महानगर गैस, कई सारी कंपनियां जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। कैश में भी कई सारी कंपनियों के नतीजे हैं, जिसमें इकरा, रैलीज इंडिया, टानला प्लेटफॉर्म, मान इंडस्ट्रीज आदि कई कंपनियां हैं जिनके आपके नतीजे आते हुए दिखेंगे। क्यूपिड में यहाँ पर बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ बोनस शेयर विभाजन और फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। मान इंडस्ट्रीज में भी नतीजों के साथ फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। और धामपुर शुगर की बात करें, इनका बायबैक जो है वो शुरू हो जाएगा। आईपीओ अपडेट के हिसाब से मेडियासिस्ट हेल्थ केयर, जिनकी आईपीओ की लिस्टिंग है। नतीजों में पर्सिस्टेंट सिस्टम, यहाँ पर अगर आप नतीजे देखें तो जो हमारा अनुमान था उससे थोड़े बेहतर आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 3.6% बढ़कर आई है। मार्जिन 3.7% से बढ़कर 14.5% पर आते हुए दिखे हैं, जो कि हमारा अनुमान 14.2% का था। और अगर आप इंटरम डिविडेंड की बात करें तो 32 रुपये प्रति शेयर का इंटरम डिविडेंड भी देते हुए दिखे हैं। कोफोर्ज, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा जो अनुमान था उसके मुताबिक नतीजे हैं। आय लगभग 2.1% बढ़कर आई है। मार्जिन 11.6% से बढ़कर 13.5% पर आते हुए दिखे हैं। सीसी रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो वहां पर 1.8% के आसपास की आपको ग्रोथ दिखेगी। ओबेरॉय रियल्टी, जो हमारा अनुमान था उससे कंपैरेटिवली थोड़े कमजोर आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 35% घटकर आई है। मार्जिन 57.7% से गिरकर 48.3% पर आते हुए दिखे हैं। अनुमान भी गिरने का था, अनुमान लगभग 49.750% के आसपास का था। उसी के साथ साथ अपडेट ये भी आता हुआ दिखा है कि कंपनी ने ओबेरॉय गार्डन सिटी गोरेगांव में यहाँ पर जो इनका एक प्रोजेक्ट है उसका नया टावर लॉन्च किया है, और 19 जनवरी को ये जो लॉन्च किया, जिसमें टोटल बुकिंग्स जो हैं वो लगभग 880 करोड़ की इनको यहाँ पर आती हुई दिखी है। तो ये है आपके लिए कुछ नतीजों का रिएक्शन। नुपुर, मॉर्निंग बताएं, आप कौन से नतीजे और खबरें लेकर आई हैं? गुड मॉर्निंग। रोज़ारी बायोटेक के साथ शुरुआत करते हैं। अच्छे नतीजे दिखेंगे आपको। आय के फ्रंट पे 19% से बढ़कर आते हुए दिखे। कामकाज पर भी आपको 19% की ग्रोथ नजर आएगी। हालांकि मार्जिन्स बिल्कुल फ्लैट रहे, 13% के आसपास। मुनाफा देखें तो 31% की ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई नजर आई है। जेएनके बैंक, यहाँ पर एनआई में 2% की ग्रोथ आपको नजर आ रही है। मुनाफा देखें तो 35% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पे आपको दिखेगी। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में सुधार होते हुए दिखा है। ग्रॉस एनपीए 5% से घट के 4% रह गया, और नेट एनपीए देखें तो 2% से घट के अब 0.8% आते हुए दिखे। करूर वैश्य बैंक, यहाँ पर भी नतीजे आपको अच्छे नजर आएंगे। एनआई में 12.5% की ग्रोथ आती हुई दिखे। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए देखें तो यहाँ पर भी आपको सुधार दिखेगा। स्पर्धा स्फूर्ति, यहाँ पर जो एनआई है उसमें करीबन
40% से ज़्यादा की ग्रोथ आती हुई दिखी है। मुनाफा देखें तो आपको 70% की ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई नजर आई है। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए हालांकि थोड़े बढ़कर आते हुए दिखे, लेकिन एयूएम में भी देखें तो आपको 50% की ग्रोथ नजर आएगी और नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स 13% पर मेंटेन किए कंपनी ने। जेंसार टेक्नोलॉजी, यहाँ पे कंपनी की आय 3% से इस क्वार्टर में घटकर आती हुई दिखे, तो कमज़ोर नतीजे जेंसार टेक्नोलॉजी की तरफ से आते हुए दिखे। मार्जिन्स देखें तो 15.5% से घट के अब रह गए 14.5% के, और मुनाफा भी देखें तो आपको 7% की गिरावट यहाँ पर भी नजर आएगी। MRPL रेवेन्यू में आपको 28% की ग्रोथ दिख रही है, लेकिन ऑपरेशनली नंबर्स आपको कमज़ोर नज़र आ रहे हैं क्योंकि कामकाजी लेवल पर 45% की गिरावट आती हुई दिखे। मार्जिन्स भी देखें तो 11% से गिर के 4.5% के आसपास आते हुए दिखे। चेन्नई पेट्रो, जहां पे कंपनी की आय 5% से बढ़कर आती हुई दिखे, लेकिन मार्जिन्स में आपको शार्प फॉल नजर आएगा, 11% से घट के सिर्फ 4% के रहते हुए दिखे, जिसकी वजह से मुनाफे में 70% की गिरावट आती हुई दिखे। लॉर्ड्स मेटल, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए, मार्जिन्स देख लीजिए 22% से बढ़ के 23.5%, और मुनाफा भी देखे तो 45% की ग्रोथ यहाँ पे आती हुई दिखी। और कंपनी ने कहा है कि केपेक्स करने वाली है 2250 करोड़ का, 40 लाख टन का प्लांट लगाएगी और इंटरनल अक्रूवल के थ्रू इसे फंड भी किया जाएगा। लास्ट में आईपीओ अपडेट्स, जहाँ पे नोवा एग्रीटेक आज से और 25 जनवरी तक ये आईपीओ खुला रहने वाला है। छोटा आईपीओ इशू साइज देखें तो 140 करोड़ के आसपास की है, और एंकर बुक के जरिए कंपनी ने करीबन 43 करोड़ रुपए जुटाए हैं। और लास्ट में ईपैक ड्यूरेबल्स, पहला दिन था फ्राइडे के दिन और आज इसका दूसरा दिन है, 24 तारीख को ये बंद होगा। अब तक देखें तो 77% बढ़ता हुआ नजर आया है। ओके, ये आपके लिए पूरा एक्शन। कुछ और खबरें भी बाकी है, अरमान बताएं इनके बारे में। जी बिल्कुल, कुछ खबरों में सबसे पहले जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सोनी के मर्जर रद्द करने से जुड़े नोटिस पर बोर्ड बैठक में चर्चा हुई है। उसमें कंपनी ने कल्वरमैक्स और बीईपीएल के सभी दावों के सिरे से खारिज किया है। साथ ही मर्जर टर्मिनेशन फी के डिमांड को भी सिरे से खारिज करते हुए दिखे हैं, और कंपनी का एमसीए रद्द करने, टर्मिनेशन फी की डिमांड पर कानूनी कार्रवाई पर भी विचार है। टाटा मोटर्स, यहाँ पर 1 फरवरी से कंपनी पैसेंजर व्हीकल्स की कीमतों की औसतन 0.7% के आसपास बढ़ाएगी। पैसेंजर व्हीकल में ईवी भी शामिल है। उसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग, यहाँ पर लगभग 83 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर मिला है और ये 10 महीनों में इनको ऑर्डर पूरा करना होगा। और अंत में चंबल फर्टिलाइजर्स, बायबैक 24 से 31 जनवरी तक खुला रहेगा। टेंडर ऑफर के जरिए, जो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, टेंडर ऑफर के जरिए लगभग 450 रुपये प्रति भाव पे 1.55 करोड़ शेयर जो है उनकी मंजूरी मिली थी। तो ये है आपके लिए कुछ और खबरें भी। आइए, ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर तैयार हैं आशीष एफआईआर। मॉर्निंग आशीष, पहले तो बताएं आज की टॉप रिपोर्ट्स कौन सी हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, नतीजों के बाद ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं। आईसीआईसीआई बैंक के साथ शुरुआत करते हैं। टोटल 8 रिपोर्ट है मेरे पास और इनमें सबसे ज्यादा बुलिश है सिटी खरीदारी की राय के साथ 1322 रुपए का टारगेट दे रहे हैं। सीएलएसए भी खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 1225 से बढ़ाकर 1300 कर दिया है और ये मान रहे कि सभी पैरामीटर्स पर आप देखें तो नतीजे अनुमान के मुताबिक यहाँ पर देखने को मिले। जेपी मॉर्गन का मानना है कि कोर पीपीओपी यानी प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले आपको 10% की अच्छी बढ़त देखने को मिली है। तो इन्होंने भी टारगेट प्राइस जो है 1150 से बढ़ाकर 1180 रुपए कर दिया। नोमरा भी खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 1175 रुपए से बढ़ाकर 1225 रुपए कर दिया है। कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पर भी नतीजे का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ढेर सारी रिपोर्ट आई हैं। सीएलएसए आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे और टारगेट 2050 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए कर दिया है। 1807 रुपए का भाव चल रहा है। नोबिरा ने न्यूट्रल की रेटिंग के साथ टारगेट प्राइस में मात्र 10 रुपए की बढ़ोतरी की है और एचएसबीसी होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं 2040 रुपए के टारगेट के लिए। कमेंट्री के लिए आज से अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली मान रहे कि बैलेंस शीट आगे जाकर भी बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है, लेकिन कुछ वन ऑफ्स थे, इसके चलते जो ईपीएस का अनुमान है वो यहाँ पर थोड़ा सा कम पड़ता हुआ नजर आया है। इसके अलावा कोफोर्ज यहाँ पर भी रखिएगा खास ध्यान। आप जेफरीज की तरफ से आई है रिपोर्ट, टारगेट प्राइस 7000 रुपए से बढ़ाकर 7400 रुपए कर दिया है। भाव चल रहा है 6278 रुपए का। वहीं सिटी अगर आप देखें तो बिकवाली किराए को अभी भी बरकरार रखे हैं, करंट मार्केट प्राइस से नीचे का टारगेट दिए हैं और नोमेरा ने लक्ष्य जो है 7400 रुपए से एडजस्ट कर अब 7300 कर दिया, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो करंट मार्केट प्राइस से काफी ऊंचा टारगेट है। ये जेफरीज का मानना है कि मार्जिन जो है थोड़े से अनुमान से कमजोर यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन FY26 तक ईपीएस में काफी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एक और आईटी स्टॉक रखिएगा रेडार पर, परसिस्टेंट सिस्टम बढ़िया रिपोर्ट आई है एचएसबीसी की तरफ से, जहां पर डबल अपग्रेड कर दिया गया है
पहले होल्ड की राय थी, अब ये खरीदारी की राय दे रहे हैं। और टारगेट प्राइस में भी आप देखिए बहुत बढ़िया बढ़ोतरी की है, 6,950 रुपये से बढ़ाकर 9,875 रुपये का टारगेट दिया, 7,922 रुपये का भाव चल रहा है। सिटी भी अगर आप देखें तो थोड़े से बेरिश है, बिकवाली के राय को बरकरार रखे हुए हैं, लेकिन टारगेट प्राइस इन्होंने एडजस्ट करके 5,470 रुपये कर दिया है। इसके पीछे का कारण है कि मान रहे कि वैल्यूएशन 1 ईयर फॉरवर्ड ईपीएस के हिसाब से भी अगर आप देखें तो 45 टाइम्स पर है, जो इन्हें महंगा लगता है। तो परसिस्टेंट सिस्टम ये स्टॉक रडार पर रखे है। ओके, कुछ और रिपोर्ट्स भी आशीष आपके पास? बिल्कुल दीपांशु, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस कट किया है, अब टारगेट प्राइस करंट मार्केट प्राइस से नीचे का है, 90 रुपये से लक्ष्य को हटाकर 85 कर दिया है, 87.5 रुपये के करीब का भाव चल रहा है। मान रहे की परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, लेकिन मार्जिन वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर स्लिपेजेस फोकस करके चलना होगा। कोलगेट पामोलिव यहाँ पर भी ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं, चुनिंदा आपके सामने रखता हूँ। HSBC खरीदारी की राय दे रहे हैं और टारगेट प्राइस 2,650 रुपये से बढ़ाकर 2,900 रुपये कर दिया है। जेफरीज भी खरीदारी की राय दे रहे हैं और लक्ष्य 2,820 रुपये से बढ़ाकर 2,930 कर दिया, 2,536 के करीब का भाव चल रहा है। ओबरॉय रियल्टी CLSA बिकॉली की राय को बरकरार रखे और लक्ष्य 1,052 रुपये से बढ़ाकर इन्होंने 1,230 रुपये का टारगेट दिया है। वहीं मॉर्गन स्टैनली की तरफ से भी रिपोर्ट आई है, जहां पर अंडरबिट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1180 रुपये के लक्ष्य के लिए। ये मान रहे कि जो प्री सेल्स के आंकड़े आए हैं, रेवेन्यू का आंकड़ा है और मार्जिन का आंकड़ा है, ये इनके अनुमान से कमजोर देखने को मिला है। कैनफिन होम्स ओवरवेट की रेटिंग दी है मॉर्गन स्टैनली ने, 768 रुपये का भाव, 1,000 रुपये का टारगेट है। ये मान रहे कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर देखने को मिले, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा सा हायर रहा है और पिछले क्वार्टर के मुकाबले यानी सीक्वेंशियल अगर आप देखें तो डिसबर्समेंट यहाँ पर भी 7% की गिरावट है। लेकिन जेफरीज अभी भी खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए, 970 रुपये का टारगेट दिया है। जेके सीमेंट नतीजे ऑलरेडी आ चुके हैं, जेफरीज होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं, 4,000 रुपये का टारगेट दिया है। जी एंटरटेनमेंट CLSA ने कर दिया है रेटिंग को डाउनग्रेड, पहले खरीदारी की राय थी, अब ये बिकवाली की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 300 रुपये से घटाकर 198 कर दिया है। ये पहले 18 टाइम्स पर इस कंपनी को वैल्यू कर रहे थे, अब 12 टाइम्स का इन्होंने जो है PE दिया है। सिटी ने भी रेटिंग को डाउनग्रेड किया है, लक्ष्य 180 रुपये का है। और अंत में L&T यहाँ पर भी रखेगा खास नजर। मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य में अच्छी खासी बढ़ोतरी की है, 2,935 रुपये से लक्ष्य को बढ़ाकर 4,171 कर दिया है। HSBC इनसे ज्यादा बुलिश है, खरीदारी की राय दे रहे हैं 4,270 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए पूरी के पूरी ब्रोकरेज रिपोर्ट, जिन पर रहेगा आज भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते आगे एक्सपर्ट्स के दमदार पैनल के साथ। वक्त है पिक ऑफ द वीक का। जी हाँ, भले 3 दिनों का छोटा हफ्ता हो, लेकिन है तो हफ्ता। बिल्कुल। और शनिवार को भले आपने काम किया हो, ये तो नया हफ्ता माना जाएगा। पिक ऑफ द वीक। हिमांशु जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताएं सर, पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी, पिक ऑफ द वीक है शिपिंग कॉर्पोरेशन, जिसमें खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 183 रुपए के आसपास लास्ट वीक इसमें हमने क्लोजिंग आते हुए देखी और एक फ्रेश हाई लगते हुए देखा। मुझे लगता है जिस तरह का ब्रेकआउट और मोमेंटम स्टॉक में बना हुआ है, ये तेजी इस हफ्ते भी जारी रह सकती है। 176 के स्टॉप लॉस के साथ 200 रुपए के टारगेट के लिए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रहेगा इस हफ्ते का मेरी तरफ से पिक ऑफ द वीक। ओके, शिपिंग कॉर्पोरेशन खरीदे इस हफ्ते का शेयर। बंसल जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका भी। बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द वीक है वो ब्लैक डायमंड, जो नामकरण आपने किया था। कोल इंडिया पे खरीदारी की राय है, 398 399 के अराउंड चल रहा है। 385 385 का लगाना है स्टॉप लॉस। हफ्ता 3 दिन का, लेकिन टारगेट बड़ा है 425 के लक्ष्य के लिए। कोल इंडिया है पिक ऑफ द वीक। ओके, कोल इंडिया ब्लैक डायमंड। कुणाल जी, सुप्रभात, बताएं सर आपको क्या है पसंद। राम राम अनिल जी, राम राम। जय श्री राम अनिल जी। देखिए, पसंद सबसे ज्यादा, जय श्री राम अनिल जी। अनिल जी, अभी भी अनिल जी कल का वो जो एक त्योहार का जैसी फीलिंग आ रही थी अनिल जी, कल दीपावली जैसी फीलिंग सभी को आ रही थी, तो वो अभी तक गई नहीं है अनिल जी, अभी वही चल रहा है। बिल्कुल, और ये तो मतलब जिस तरह के सेलिब्रेशन उत्साह उमंग के साथ है, ये एक दिन में ठंडे होने वाले है भी नहीं। ये तो मतलब चलेगा और चलना भी चाहिए। और आज भी इसीलिए हम पूरे जोश खरोश के साथ आज का दिन भी मना रहे हैं। बिल्कुल, तो आपने आई एम श्योर कल का दिन पूरा एंजॉय किया होगा कुणाल जी। अनिल जी, इतने दिए मैंने अनिल जी दीपावली के दिन भी नहीं जलाए जितने अनिल जी कल जलाए। तो कल अनिल जी अलग ही उत्सव का वातावरण था। सभी लोग अनिल जी बहुत कुछ कर रहे थे, लोग मिठाइयां बांट रहे थे, और जिस तरह की अनिल जी ऊर्जा कल थी
वो अद्भुत थी अनिल जी। किसी त्योहार पे पर्व पे मैंने ऐसा नहीं देखा। नहीं, एब्सोल्युटली, बहुत ही जबरदस्त सेलिब्रेशंस और अभी भी चल रहे हैं, अभी भी रुकने थमने का नाम नहीं। जी सर, बताएं कुणाल जी, इस हफ्ते का आपकी पसंद का शेयर। अनिल जी देखिए, मुझे लगता है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है इनमें जो तेजी चल पड़ी है ये जारी रहेगी। तो मेरी खरीदारी की राय बीपीसीएल पर है। बीपीसीएल के चार्ट पर एक बुलिश सॉसर पैटर्न बना है, एक ब्रेकआउट आता हुआ हमने इस पिछले सप्ताह देखा। मुझे लगता है इस सप्ताह भी आपको जबरदस्त तेजी इस पूरे स्पेस में देखने को मिलेगी। तो बीपीसीएल पर खरीदारी की राय है। यहाँ पर 474 रुपए पर एक स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 489, दूसरा टारगेट 496, तो 496 रुपए के टारगेट के लिए बीपीसीएल के फ्यूचर्स में खरीदारी की राय। ओके, तो बीपीसीएल के फ्यूचर खरीदें, ये राय आपके लिए कुणाल जी की। सुप्रभात सुमित जी, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। नमस्कार अनिल जी, जय श्री राम। जय श्री राम। अनिल जी, एक अलग ही माहौल सा छाया हुआ है, लोगों के चेहरों पे अच्छी खासी खुशी है, अच्छी खासी रौनक है और यही माहौल लगता है अब चलता रहेगा और यहाँ से एक नई अच्छी शुरुआत मार्केट्स के अंदर भी देखने को मिलेगी। बहुत ही तो बढ़िया। जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है, जिसको यूज करने के बाद लोगों के दांत वैसे ही चमकते हैं और एक स्माइल देखने को मिलती है, वो है कोलपाल, कोलगेट पामोलिव। कोलपाल यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का दिखाना चाहिए। 2530 2535 के आसपास खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। कोलगेट में 2500 का इसके तरह नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में इमीडिएट टारगेट 2575 और 2600, ये शॉर्ट टर्म के टारगेट है। पोजिशनल टारगेट और ऊपर के देखने को मिलेंगे, तो खरीदारी करें कोलपाल, कोलगेट। बिल्कुल, तो कोलगेट इस पर भी करके चलिए खरीदारी। ये काउंटर आपको एक्शन में दिख ही सकता है। नतीजों का भी रिएक्शन इस पर आने वाला है। अनिल जी ने नतीजों का विश्लेषण भी आपके लिए कर दिया है और ऑफ कोर्स स्टॉक में खबरों का भी एक्शन आपको दिखेगा। कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है उनकी भी बात कर लेते हैं। मूव कुछ और काउंटर्स में भी दिख रही है। जे.एन.के बैंक, यहाँ पर नतीजे आए थे, इसका भी आपको एक रिएक्शन आते हुए दिख सकता है। सुमित जी, जे.एन.के बैंक का क्या सलाह देंगे सर इसके चार्ट पर? बढ़िया चार्ट है दीपांशु। जे.एन.के बैंक कंटिन्यूअस अपट्रेंड के अंदर में है। थोड़ा सा ऊपरी लेवल से दबाव आया है, बट कोई खास वीकनेस वाला कोई संकेत मिल नहीं रहा है। छोटा मोटा कोई भी डिप अगर आता है 125 128 तक, तो लोअर लेवल्स पर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। अब की बारी ऊपर में 135 138 का लेवल टूटने पे 150 रुपए के लेवल क्रॉस होंगे और पोजिशनली और ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। तो छोटा मोटा डिप के अंदर जे.एन.के बैंक में खरीदारी करें। बिल्कुल, इस पर रखिएगा नजर, एक्शन में रह सकता है। दो मिड कैप आईटी काउंटर्स भी नतीजों पर रिएक्ट करेंगे, परसिस्टेंट और कोफोर्ज। पहले इसके चार्ट पर एक बार राय ले लेते हैं। हिमांशु जी जरा बताएं, कोफोर्ज पिछले हफ्ते भी थोड़ा एक्शन में दिखा था, नतीजे ठीक आए हैं, गाइडेंस अच्छी है, मेंटेन करी है इन्होंने, ऑर्डर बुक सिचुएशन भी इनकी अच्छी है। चार्ट्स क्या कहती हैं सर कोफोर्ज? दीप, चार्ट्स शायद ये सब रिजल्ट्स पहले ही प्राइसिंग करके चल रहे हैं, इसीलिए वन ऑफ द फ्यू स्टॉक्स F&O सेगमेंट का आईटी में जो कि ऑलरेडी ऑल टाइम हाइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में, पर्टिकुलर स्टॉक में कोई गिरावट मिलती है तो उसमें खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग और इंटरमीडिएट टर्म चार्ट दोनों ही बहुत स्ट्रांग है। आज के लिए एक इंपॉर्टेंट जो लोअर राइट पर सपोर्ट रहेगा वो लगभग रहेगा 6150 6160 का। किसी भी तेजी की पोजीशन अगर आपकी शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो उस लेवल का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। अपसाइड में अगर स्टॉक 6650 6700 के ऊपर निकलता है तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में 7000 तक की जर्नी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है, डिप पर खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है, डिप पर खरीदारी करके चलें। कोफोर्ज ये आपको एक्शन में दिख सकता है। परसिस्टेंट, इसके भी नंबर्स आए थे, एक बार बंसल जी से परसिस्टेंट सिस्टम्स की राय लेने। बंसल जी, अच्छे नंबर्स हैं, चार्ट्स क्या कहती हैं परसिस्टेंट की? दीपांशु, चार्ट्स भी इसके पॉजिटिव है और खास बात क्या है कि अच्छे नंबर से पहले स्टॉक 3 दिनों से रैली नहीं आई है, 3 दिनों से एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो रिस्क वर्थ टेकिंग लगता है। 79.20 के अराउंड की क्लोजिंग है, 78.25 7825 का लगाना चाहिए स्टॉप लॉस, और यहाँ पर 8100 8120 के टारगेट के लिए खरीदारी की राय है। परसिस्टेंट सिस्टम्स, कोफोर्ज दोनों ही नतीजों के दम पर आज रिएक्ट करेंगे। दोनों काउंटर्स पर रखिएगा नजर। ऑफ कोर्स पूरे आईटी पैक में भी इसका इंपैक्ट आते हुए दिख सकता है। एक और आईटी काउंटर मिड कैप स्पेस है, ज़ेंजा टेक्नोलॉजीज। कुणाल जी, इसके नंबर्स कुछ ज्यादा खास नहीं रहे, इनफैक्ट थोड़े कमजोरी की तरफ ही आए हैं। मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन है, रेवेन्यू भी गिर कर आया है, एबिट गिरा है, मुनाफा भी गिर कर आया है। चार्ट्स क्या कहती हैं सर ज़ेंजा टेक? देखिए, पिछले कुछ दिनों से ये स्टॉक करेक्ट भी कर रहा है दीपांशु, और आप देखिए कि जो बाकी पूरा स्पेस है उसके मुकाबले एक अंडर परफॉर्मर रहा है पिछले कुछ सप्ताहों में,
और मुझे लगता है कि एक सपोर्ट है इस स्टॉक के लिए, जहां पर हमने शनिवार को बंद होते हुए बाजार को देखा, उन स्तरों के आसपास यानी कि 550 के आसपास एक सपोर्ट है। ये लेवल अगर टूट जाता है तो मुझे लगता है 520 तक स्टॉक फिसल जाएगा। 520 के आसपास एक मजबूत सपोर्ट है और मुझे लगता है वो लेवल्स उचित होंगे जो लोग मध्यम से लंबी अवधि के लिए खरीदना चाहते हैं। गिरावट में मेरी खरीदारी की राय, गिरावट में खरीदारी की राय रहेगी जेंजा टेक, इस पर रखें नजर। चंबल फर्टिलाइजर, हिमांशु जी पिछले हफ्ते भी चर्चा में रहा ही था। खैर पूरे फर्टिलाइजर पैक में एक बार फिर से रैली भी बनती हुई दिखी थी। सैटरडे को थोड़ा नर्म जरूर बंद हुआ। इसकी बायबैक की डेट्स आ गई हैं, 24 से 31 जनवरी तक ये बायबैक खुला रहेगा। टेंडर रूट वाला बायबैक है, 450 का प्राइस है। एक बार चार्ट देख लें सर इसकी। दीप लोअर लेवल से एक अच्छी तेजी दिखाने के बाद स्टॉक लगभग पिछले 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन में एक साइडवेज कंसोलिडेशन फेज में है। मुझे लगता है कि 360 रुपए का यहाँ पर एक ट्रेडिंग बेसिस पर एक अच्छा सपोर्ट है, एक स्टॉप लॉस का काम कर सकता है अगर आपकी तेजी की ट्रेडिंग पोजीशंस है। और अपसाइड पे मेरा मानना है कि 380 385 के अगर बैंड के ऊपर ये स्टॉक निकलना शुरू होगा तो वो जो प्रीवियस स्विंग हाई 400 रुपए तक का था, ना केवल उसके ऊपर बल्कि और तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो चार्ट स्ट्रक्चर, चार्ट पैटर्न ऑलरेडी बुलिश है और इस न्यूज के चलते शायद एक रेंज से एक बाहर ब्रेकआउट देखने को मिले। तो 385 रुपीज के अगर ये ऊपर स्टॉक निकलता है तो आप इसमें फ्रेश शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, तो यह है आपके लिए चंबल फर्टिलाइजर जिसका बायबैक कल से खुल रहा है, इस पर भी रखेंगे हम नजर। स्पंदना स्फूर्ति, कुणाल जी एक बार इसके चार्ट्स भी देख लीजिए। नंबर्स आए थे, ठीक ठाक नंबर्स इसके आते हुए दिखे। इनफैक्ट मुनाफे में तो बढ़िया ग्रोथ भी दिखी है। क्या कहते हैं सर इसके चार्ट्स के बारे में? देखिए कंटिन्यूस आउट परफॉर्मर रहा है ये, पिछले कई सप्ताहों से महीनों से हम देख रहे हैं कि बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है और बाकी जितने एमएफआईज हैं उनको भी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे। एक बड़ा सपोर्ट है स्टॉक के लिए 1110 1115 के आसपास, उन स्तरों पर एक रिवाइज स्टॉप लॉस रखें और जिनके पास पोजीशन है इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखना चाहिए। 1115 के स्टॉप लॉस से मेरी होल्ड करने की राय। एमआरपीएल, बंसल जी थोड़े ऑपरेशनली सुस्त नंबर्स इसके आए हैं। रेवेन्यू जरूर 28% बढ़ा है बट मार्जिन्स में शार्प कॉन्ट्रैक्शन है। मुनाफा भी 63% गिरकर आया है। अदर इनकम भी आधी हो गई है। चार्ट्स क्या कहती हैं सर एमआरपीएल? दीपांशु, शॉर्ट टर्म चार्ट्स में देखें तो ओवरवॉट है बट लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो दीपांशु बेहतर तो ये है अगर सुस्त नंबर के चलते नीचे में मिलता है, अगर ये स्टॉक 150 155 के बैंड में मिलता है तो खरीदारी की राय है। 2 डबल टॉप्स को इसने निकाला है। एक टॉप तो अक्टूबर 2017 का है और दूसरा टॉप दिसंबर 2007 का है। 150 रुपए के लेवल्स को इसने क्रैक करा है। तो नीचे में अगर 150 155 के बैंड में मिलता है तो लंबी अवधि का नजरिया बना के खरीदारी की राय है। ओके, तो ये है आपके लिए एमआरपीएल पर राय। आइए बढ़ते हैं आगे।